गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करने के लिए जैसे लास्ट सेशन में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बातें समझी थी हम लोगों ने, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए उनके 3 एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। तब हम पूरी तरह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझ पाते हैं। तो क्या है ये 3 एलिमेंट? तो एक है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा, जो आपके एनसीईआरटी में डी से डिनोट किया है। दूसरा है एंगल ऑफ डिप, जिसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में आई से डिनोट किया है। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग एच कहते हैं। इन सम बुक यू विल फाइंड एच ई ऑल्सो। अब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को समझने से पहले हमको 2 बातें और समझ में आनी चाहिए। तो क्या है वो? तो एक है ज्योग्राफिकल मेरिडियन और दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और होता क्या है और मैग्नेटिक मेरिडियन होता क्या है? तो पहले तो आप डेफिनेशन आप पढ़ लें ज्योग्राफिकल मेरिडियन का। The vertical plane containing the longitude circle and the axis of rotation of the earth. I hope आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत इजी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता क्या है, ये हम क्या बातें कर रहे हैं। प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन की। तो ये जैसे हम लोग बात करते हैं, ये अर्थ हो गया हमारा, ये अर्थ हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है? द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दिशाओं वाला हो गया नॉर्थ और ये दिशाओं वाला हो गया साउथ। तो please wait for a while. So ये दिशाओं वाला नॉर्थ हो गया और ये दिशाओं वाला साउथ हो गया। अभी हमको बोल रहे हैं कि वर्टिकल प्लेन, ये देखिए अब 3D पिक्चर है, इसको हम 2D में समझाने का कोशिश करें। जैसे ये हो गया आपका, है ना, ये इधर से दिख रहा है ये और नीचे से दिख रहा होगा ये ऐसा स्फीयर है। तो जैसे ये हमारा आ रहा है, ये जो होगा, ये एक्सिस लेते हुए ये जो एक बनाया, अभी जो इधर है वो ऐसे बना रहा होगा पूरा गोल, जो यहाँ है वो ऐसे बना रहा होगा पूरा गोल, जो यहाँ है वो ऐसे बना रहा होगा पूरा गोल। तो ये एक्सिस को लेते हुए जैसे ये एक बना रहा है गोल, सपोज दैट ये एक्सिस को लेते हुए ऐसा है, और इसके पीछे भी दिखेगा ना आप, तो समझ लीजिए ये पीछे का बात कर रहे हैं। ये ऐसे एक गोल बनाया, तो ये जो बनाया जिसमें ये एक्सिस लाई कर रहा है, ये एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस भी लाई करना चाहिए कंटेनिंग, यही ना लॉन्गिट्यूडनल सर्कल है। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस तो ऐसे ही बनते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये वाली तो लेटिट्यूडनल लाइंस होती हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल, ये अगर है तो ये जैसे अपना एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा, तो उस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एक ऐसा पूरा बना रहा होगा, पूरा का पूरा एक, ये अगर यहाँ पे अगर यदि इस जगह पे होगा तो ये एक ऐसा बनाएगा वर्टिकल प्लेन पूरा, है ना। लेकिन हमारे साथ कंडीशन क्या है कि ये जो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल सर्कल लिया जिसमें ये एक्सिस होना मस्ट है, अनिवार्य है। तो ये जो कहलाएगा, ये इस लॉन्गिट्यूड का ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। अब ये कोई एक हो सकता है यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो एक, तो ये एक बना रहा होगा, तो उसी के अबाउट उस डायरेक्शन में भी एक बन रहा होगा। तो ये भी एक हो गया, ये जैसे ऐसे बन रहा है, ये जो पीछे की ओर से ऐसे गोल बन रहा है, पूरा का पूरा गोल बनना, ये
जिसमें ये एक्सिस होना तय है। तो ये इस जगह का आपका जोग्राफिकल मेरिडियन हो गया, ये इस जगह का। तो ऐसे हम लोगों को टोटल अगर बोला जाए तो कितने जोग्राफिकल मेरिडियन मिलेंगे, तो 360 जोग्राफिकल मेरिडियन मिलेंगे, क्योंकि टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितने बनते हैं, 360 बनते हैं। हर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के करस्पॉन्डिंगली एक हमारा जोग्राफिकल मेरिडियन मिलेगा। और जोग्राफिकल मेरिडियन में ये होना अनिवार्य है, इस एक्सिस को पकड़ करके ही चलेगा। कौन सा एक्सिस, दिशाओं वाला। उसी तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन की मैं बात करूं, अगर मैं मैग्नेटिक, ये जोग्राफिकल मेरिडियन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जोग्राफिकल मेरिडियन। अभी मैं मैग्नेटिक मेरिडियन की मैं बात करूं तो उसी तरह से अगर ये अर्थ है हमारा आपका भी, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक एक्सिस देखा जाए, हाँ पहले डेफिनेशन तो पढ़ लें। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसका जो ये था, ये थोड़ा सा ऐसे था, तिरछा है ना, ये तिरछा था। तो ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, है ना। अब यहाँ पे कोई अगर खड़ा हो, कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो इसका हमारा हमको बनाना है कि क्या होगा भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा प्लेन में आएगा। तो ये एक ऐसे बनाया और ये कंप्लीट सर्कल बनेगा पीछे से कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्कल। ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन जिसमें ये वाला एक्सिस होना, ये तो इमेजिनरी, ये तो होता नहीं है ना, ये तो इमेजिनरी है, इसलिए बोला गया कि इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये एक्सिस तो तय है लेकिन ये तो हमारा इमेजिनरी है। उसी तरह से अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, सपोज कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, अगर बोल रहा है कि इसके अबाउट हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, तो भाई ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ऐसे जाते हुए पूरा गोल बनाएगा, तो ये हो गया उसका अपना मैग्नेटिक मेरिडियन। ये पूरा ऐसा गोल बनाना, ये ना कि केवल इस तरफ। ये देखिए, ये 3D है, मैं आपको 2D में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आई होप कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है ना। एक और चीज़, इससे पहले कि हम लोग डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप वगैरह पढ़े, उससे पहले अगर यदि हम बात करें कि सपोज ये एक मैग्नेटिक निडल है, सपोज दैट दिस इज ए मैग्नेटिक निडल, इसका एक बार और चर्चा मैं इसी में करूँगा। फिलहाल आप समझो कि ये जैसे मैग्नेटिक एक लाइंस बन रहे हैं, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ टू साउथ अगर यदि हम जाना चाहते हैं, तो ये अगर यदि मैं मैग्नेटिक निडल लेकर के यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, ये मान लेता हूँ मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे, मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे। तो अगर यदि मैं यहाँ पे ऐसे लूँ, रखूँ मैं अपना मैग्नेटिक निडल एकदम पोल्स पे, तो हमारा जो मैग्नेटिक निडल कैसा आएगा, ऐसा खड़ा आ जाएगा। ये नॉर्थ है तो इधर पे साउथ को अट्रैक्ट किया हो रहेगा और नॉर्थ को एकदम सीधा रिपेल, एकदम सीधा ऐसे खड़ा रहेगा। अब मान लेते हैं ये लाइन ऐसे जा रहा है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये क्या होगा, मैग्नेटिक निडल ऐसा घूमता चला जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो गया, आगे गया तो ये ऐसा हो गया, ये आगे गया तो ऐसा हो गया, और ये आगे गया तो ऐसा हो गया। मीन्स मैग्नेटिक निडल जो है यहाँ पर नॉर्थ पे क्या होगा, जो निडल है एकदम खड़ी रहेगी 90 डिग्री। जैसे जैसे ये ऊपर आएगा ये निडल क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता चला जाएगा और यहाँ पे एकदम इस डायरेक्शन में फेस करेगा। और आगे हम जाएं तो ये आकर के साउथ में क्या आ जाएगा, ऐसे एकदम खड़ा हो जाएगा, मीन्स उल्टा डायरेक्शन में। यहाँ पे ये ऐसे था, ये ऐसे घूमता हुआ ये ऐसा। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। कहाँ पे मैं बनाऊँ भाई, स्पेस तो है नहीं। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो निडल अभी ऐसा खड़ा है यहाँ पे परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल से अभी मैं बात करूँ तो ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। जैसे अब मान लेता हूँ फील्ड लाइंस जो हैं वो ऐसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रहे हैं। इधर पे मैं साउथ ले लेता हूँ, ये ऐसे जा रहे हैं, तो अभी निडल मेरा ऐसे खड़ा है। जैसे जैसे जाएगा ये निडल ऐसे घूमता चला जाएगा।
ऐसा, और यहाँ पे आकर के ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे नीडल को अगर इस लाइन में घुमाएं तो ये कुछ ऐसा घूमता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक यूज़ होगा, बेहतरीन यूज़ होगा यहाँ पर, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिप पे ना। अब क्या है भाई कि अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनके 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? डिक्लिनेशन, डिक्लाइन कर देना, डिक्लाइन कर देना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जब हम मैग्नेटिक नीडल को मैंने रखा, सपोज दैट कि ये हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, मैंने मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखा, लेकिन ये ऐसा ना रहना छोड़ करके ऐसे टिल्ट कर गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये जैसे मैंने सोचा कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इधर नॉर्थ इधर साउथ है, तो मैं इस मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखता हूँ, तो ये क्या करेगा कि भाई ये ऐसे खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसे मीन्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन ये डिक्लाइन कर दिया, बोला कि मैं ऐसे नहीं रहूँगा, मैं ऐसे रहूँगा। तो होना ये चाहिए, लेकिन हो ये ऐसे गया, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बट इसको डेफिनेशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता क्या है। और ये 3D पिक्चर में मैं आपको 3D चीज़ को मैं 2D में समझाने का कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ ध्यान दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कहने का मतलब हो गया डिक्लाइन कर देना। मैंने यहाँ पे रखना चाहा बट ये इधर हो गया, डिक्लाइन कर दिया, मैं इधर नहीं रहूँगा, मैं इधर रहूँगा। तो कितना से डिक्लाइन कर गया? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया ना, इधर पे रखा मैंने, इधर आ गया, ये हॉरिजॉन्टल में आता है। तो ये जो एंगल बना हमारा वही होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये किस प्लेन में मिलने वाला है हमको? हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलने वाला है। और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का सिंपल सा कंसेप्ट आपने जान ही लिया होगा, डिक्लाइन कर देना, छोड़ देना, उसको नापसंद करना, ये इधर ना रहेंगे, हम इधर रहेंगे। तो अब चलो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में समझने का कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आखिर होता क्या है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट एनी लोकेशन इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या हो गया भाई? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन 360, जो मैग्नेटिक मेरिडियन वो भी 360। तो भाई यहाँ पे किस किस बीच में कैसे एंगल हम लोग लेंगे? बड़ा कन्फ्यूज़न। इसको अब समझने की कोशिश करें कि ये होता क्या है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चलिए, तो ये जैसे हम लोगों ने लिया, ये अपना अर्थ है, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पर है, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये हमारा हो गया ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये हो गया ना ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। अब इसके करस्पॉन्डिंगली अगर यदि मैं बनाऊं तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये उधर भी है, मैंने पूरा नहीं बनाया है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, है ना। अब भाई अब मेरा हो गया मैग्नेटिक, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला लाइन हो गया ना, जिसमें ज्योग्राफिकल एक्सिस लाई कर रहे हैं। अब मान लेता हूँ ये हो गया मेरा मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। अब यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको लेते हुए किस मैग्नेटिक मेरिडियन में आ रहा है। तो मान लेता हूँ ये जैसे आ रहा है, ये ऐसे पूरा गोल बन रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये देखो, एक हो गया ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला लाइन और ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन वाला लाइन। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। ये तो इस लोकेशन के लिए हो गया। अब मैं बोलूं सर लोकेशन चेंज, नाउ एक्सप्लेन। अब मैं इधर हूँ यहाँ पे, अब मैं इस जगह पे हूँ। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे
क्या होने वाला है हमारा मीन्स एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वेरी गुड। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं लेना है हमारे को, ये हो गया दिशाओं वाला नॉर्थ, दिशाओं वाला साउथ, इसको लेते हुए हम लोग एक बना देंगे एक, तो ये हो गया हमारा, ये पूरा बन रहा है भाई लेकिन हम दिखा नहीं रहे हैं पीछे वाला पार्ट। ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब आया बात भाई मैग्नेटिक मेरिडियन बनाएं। ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। अब यहाँ से इसको बनाना है, ठीक है। तो ये देखो आप जो बना हमारा, ये एक इधर और ये एक इधर, तो दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, अब यहाँ पे ये थीटा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये मत समझ लेना कि ये सारे थीटा सेम होने वाले, ये अलग अलग जगह के लिए ये सारे थीटा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और ये याद रखना हमेशा कि डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट द हायर लैटिट्यूड्स, डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट द हायर लैटिट्यूड्स। अगर मैं एकदम यहाँ पे चला जाऊँगा ना हायर लैटिट्यूड्स जैसे 90 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे जो बनने वाला है एंगल वो बड़ा बनने वाला है। मीन्स सिंपल सा ये है कि मैंने यहाँ पे जब इस पॉइंट पे मैंने ये रखा मैग्नेटिक नीडल, तो ये इधर ना छोड़ करके डिक्लाइन कर गया और किधर चला गया, इधर। ऑब्वियस सी बात है भाई कि हमारा मैग्नेटिक नीडल किधर जाएगा, जिधर पे मैग्नेटिक फील्ड वाला है इफेक्ट, तो इधर पे आ जाएगा। इधर को छोड़ दिया, इधर पे आ गया, तो ये कितना एंगल से डिक्लाइन कर दिया, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आई होप कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपको क्लियर हो गया है। ये काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आ पाता है, बट आई डोंट नो वेदर यू विल अंडरस्टैंड और नॉट। तो ये हमेशा देखना, ये क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आएगा, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये ना समझ लेना कि ये इधर पे है, तो ये जो इधर वाला जो है ना वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है फॉर अर्थ, वो भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ही हो गया, है ना। ये जो ऐसा है तो ऐसा ना समझना यहाँ पे इंसान ऐसे खड़े हैं, या इधर पे है इंसान ऐसे खड़े हैं, तो ये ना समझना कि ऐसे गिर जाएंगे, इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं और आपका एनसीईआरटी आई कहता है। तो ये क्या है भाई कि इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मान लेता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया मेरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गए। अभी क्या है कि मैंने ये और ये जो है, दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। अभी मैग्नेटिक नीडल मैंने जब नॉर्थ पे रखा तो ये ऐसे खड़ा है, तो अभी अगर मैं बोलूं कि ये क्या है भाई, एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप इज ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ डिप का डायरेक्शन क्या, एंगल कितना है, 90 डिग्री, जब ये इस जगह पे है। अभी मैं इधर देखूं तो ये डायरेक्शन हो गया और ये रहा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप क्या हो गया, ये डिप। या फिर मैं इधर देखूं तो ये क्या हो गया, दिस इज योर डिप। कितना डिप हो गया, डिप किधर आना है हमको, डिप किधर आना है, डिप ऑलवेज मेरा हमेशा हॉरिजॉन्टल से नीचे, है ना। तो ये आप देख रहे हो कि एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ। इधर पे इसको ना समझना, इस पे देखना, यहाँ से देखना, सॉरी इन सब ना, इधर पे देखना, इधर से इधर देखा जाता है डिप किधर होता है। तो ये आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक नीडल फेस कर रहा है, तो ये जो एंगल हो गया डिप कर गया, कितने एंगल से डिप कर गया, इधर पे आया तो पूरा का पूरा 90 डिग्री हो गया। तो दिस इज योर एंगल ऑफ डिप। तो क्या होता है कि एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है
ऐसा जा रहा है तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहाँ के साथ, हालांकि ये सारा डिप ही है, ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिप से समझ में आ रहा है कि नीचे गिर गया है डिप। ओके, सो दिस इज योर एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये हमारा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये अर्थ जैसे ये हम लोग बना रहे हैं, इधर पे ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज व्हाट इज योर एंगल ऑफ डिप। तो ये आई इज योर एंगल ऑफ डिप, है ना। अब इधर पे मैंने मान लिया ये हॉरिजॉन्टल मान लिया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो कि आपके एनसीईआरटी में जेड से डिनोट कर रहा है। अब यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को मैं बोलना चाहूँ तो एच ई, या सिंपल एच बोलो, इसको मैं क्या करूँ, और या सिंपल इसको जेड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो एच ई इज इक्वल्स टू बी कॉस आई, और जेड ई यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई इज बी ई, एक तरह से गए बी ई साइन आई। अब इन दोनों को अगर यदि हम, तो दिस इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से अगर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंगल ऑफ डिप हमको निकालना है तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो अगर ले लें जेड ई बाई एच ई, तो ये आएगा हमारा बी ई साइन आई बाय बी ई कॉस आई। ये कट गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू टैन आई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स जेड ई अपॉन एच ई। जेड ई इज vertical component of earth magnetic field and HE is horizontal component of earth magnetic field। और horizontal component of earth केवल अगर निकालना है तो क्या होता है, HE is BE cos I, where I is angle of dip, angle of dip। So this was the three elements of earth magnetic field जो हम लोगों को समझना था, जो I hope कि आपको समझ में आ भी गया होगा। Next what we all need to study is magnetization and magnetic intensity, magnetization and magnetic intensity। अब ये क्या है भाई, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आप याद करें इलेक्ट्रोस्टैट में एक था हमारा टर्म पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता था कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो वो क्या था कि उसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट सैंपल, डाइलेक्ट्रिक सैंपल वाज जीरो, क्योंकि उसमें ऐसा अरेंजमेंट ही होता था कि सब नेट ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट थे वो सारे कैंसिल आउट हो रहे होते थे। लेकिन जैसे ही अगर यदि हम बात करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सारे के सारे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे, जिससे उस डाइलेक्ट्रिक सैंपल में एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता था। दिस फिनोमेना वाज टोल्ड एज पोलराइजेशन। तो जस्ट जैसे वहाँ पे पोलराइजेशन हो गया, यहाँ पे होगा मैग्नेटाइजेशन। अगर मैं बोलूं कि किसी मैग्नेट में या कोई भी सैंपल में अगर यदि मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्रिएट करना है।
अगर नहीं क्रिएटेड है, मीन्स सपोज दैट एक कोई मटेरियल था जो कि अभी ये इसमें कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी ना कि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं है, हो सकते हैं यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में हो तो एक इस डायरेक्शन में, इसमें करोड़ों हैं तो सब कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो होपफुली एक ये है तो उसको नलीफाई करने वाला ये है, होपफुली एक ये है तो उसको नलीफाई करने वाला एक ये है। तो ऐसा होता है कि सारे के सारे क्या होते हैं कि नलीफाई कर जाते हैं और यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। लेकिन अगर यदि हम किसी न किसी सूरत में अगर सब डाइपोल मोमेंट को एक डायरेक्शन में अलाइन कर दें तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, और नहीं होगा तो कहने का मतलब कि यही सैंपल अब क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो गया, कह सकते उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटाइजेशन मीन्स ये नॉन मैग्नेटिक को मैंने मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर दिया, नॉन मैग्नेटिक को हमने मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर दिया। तो इस फेनोमेना को हम लोग कहेंगे कि मैंने उसको मैग्नेटाइज कर दिया। और जिससे हम लोगों ने मैग्नेटाइज किया, ये प्रोसेस है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिससे हमने मैग्नेटाइज किया उसी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। मैंने कितना इंटेंस वहाँ पे ये काम किया कि इसमें एक नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर गया, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इन डिटेल अगर यदि और आगे हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों है कुछ नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है? एक करंट है। मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये कुछ और नहीं, ये क्या है? तो एक करंट ही है। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे बोथ आर अ टाइप ऑफ करंट। एक पता चलेगा, एक है जो कि काउज करंट है। काउज करंट कौन सा होने वाला है? ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारा हो जाएगा काउज करंट, और ये जो होने वाला है हमारा बॉन्ड करंट, बाउंड करंट, ये इसके वजह से ये होने वाला है। ये मैग्नेटाइजेशन जो है एक नॉन मैग्नेटिक को मैग्नेटिक में बदल दिया, उसी को हम लोग कह रहे हैं मैग्नेटाइजेशन। बाउंड करंट, काउज करंट और एक बाउंड करंट आएगा, इसको हम लोग कह देते हैं ये IB और ये IF, काउज करंट, है ना। चलिए तो आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जैसे हम लोगों ने ये सोलिनॉइड लिया, और यहां से हम लोगों ने करंट दिया, तो जब हम लोगों ने करंट दिया यहाँ पे, जब हम लोगों ने यहाँ पे करंट दिया I, तब यहाँ पे इस सॉलिनॉइड में क्या हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, और जिसको हम लोग कहते हैं B = μ0 NI। चलिए यहाँ पे कैपिटल I लेकर के चल रहे हैं तो हम लोग I लिखते हैं, कैपिटल I ही। ओके ना, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं ये है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये हो गया I। अब यहां पे देखे जरा, इसको हम एक नाम दे देते हैं IF, NLI। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? IF। ये क्या है? एक तरह से कहें तो ये कैपिटल IF मान लेते हैं, है ना, ये IF, कैपिटल IF। तो ये क्या है? एक तरह से कहें तो ये वो करंट है, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ। ये एक्चुअली में क्या? NI/L मीन्स N नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I मीन्स NI पर यूनिट, इतना करंट पर यूनिट लेंथ, है ना। तो ये क्या है? एक तरह से कहो तो कहें तो टोटल करंट पर यूनिट लेंथ, टोटल
करंट पर यूनिट लेंथ, या इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी फ्री है, ये फ्री है कुछ भी करने के लिए, ये फ्री करंट है एक तरह से, इसको हम लोग, या इसको हम लोग नाम दे देंगे फ्री करंट, फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग नाम दे देंगे। और आई एफ इज फ्री करंट पर यूनिट लेंथ। ये खुद से मैंने माना है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है, ये मैंने माना, अभी ये कुछ नहीं कर रहा, फ्रीली है, फ्री है, अभी ये कुछ कर नहीं रहा है, बेसिकली ये फ्री है, अभी फ्री है फिलहाल ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B इज म्यू नॉट आई एफ, यहाँ पे तो B इज म्यू नॉट आई एफ, वेरी गुड, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक इनके बीच में एक आयरन ओर या फिर एक ऐसा कोई सैंपल डाल देते, कुछ सैंपल डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एक सैंपल डाला तो इसमें धीरे धीरे क्या होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होना स्टार्ट होगा। मींस पहले इतने वॉल्यूम में होगा, फिर इतने का होगा, फिर इतने का होगा, फिर इतने का होगा, फिर इतने का होगा, फिर इतने होगा, फिर पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज जनरेटिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, मैग्नेटाइजेशन। देखिए कितना, जैसे कि हम लोगों ने दो मेटल का यूज़ किया, वहाँ पे दो कोर्स का यूज़ किया, दो सैंपल का यूज़ किया। एक देखते हैं कि जिसमें जल्दी मीन्स बहुत ज़्यादा इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स उतने ही वॉल्यूम में मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इंडक्शन ज़्यादा हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उससे हम बना सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसमें हमारा ज़्यादा अधिक से अधिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्रिएशन हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहाँ कह सकते हैं उससे हम उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं। इसमें नहीं हुआ तो उसमें हम लोग वो वीक मैग्नेट वो उतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिया कि m इज़ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। यही हो गया हमारा मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ से हम लोगों को क्लियर भी होगा कि करंट कैसे होता है ये। तो ये हो गया एम, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एन आई ए, हम लोगों ने पढ़ा है ना, पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम एन आई ए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से m इज इक्वल्स टू एन आई ए बाई वी। अरे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो एन आई ए ही होता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही इसमें हम लोगों ने डाला, इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप किया, मीन्स उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट आया, अगर मैग्नेटिज्म डेवलप कर गया तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो हमारा, कब हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज़ मैग्नेटाइज हो गया या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई व्हेनेवर द चार्जेस मूव, चार्जेस का मूव करना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज द फंडामेंटल रीजन ऑफ द मैग्नेटिज्म है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एन आई ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें एक कह सकते हो कि एक बाउंड करंट डेवलप कर गया। ये क्या करंट डेवलप कर गया, बाउंड, जो कि शुरू में इसमें नहीं था लेकिन उसमें डाला, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, जिस वजह से उसको क्या कह रहे हैं कि उसमें भी जो करंट डेवलप कर रहा है वो बाउंड करंट, क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट हो रहा है, और करंट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बाउंड करंट है ना। इसको हम लोगों ने नाम दिया आई बी, बाउंड करंट, वो जो कि काउज के कारण उसमें आ गया। ये जैसे ये क्या था, काउज करंट था,
अब इसमें हमने डाला तो इसमें एक बाउंड करंट आ गया, ज़बरदस्ती, वो था नहीं लेकिन आ गया ना। ये वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, एरिया पर यूनिट लेंथ। तो ये एरिया कट गया तो हमारा बचा क्या यहाँ से? m इज इक्वल्स टू एन आई बी बाई एल। अब ज़रा मिलाएं इसको और मिलाएं इसको, ये देखो आप आई एफ, इसको मिलाओ। ये क्या था? काउज करंट था, काउज करंट। ये जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से जितना ज़्यादा ये करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा इसको ये मैग्नेटाइज करेगा। तो ये क्या था? मीन्स जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, उतना उसको मैग्नेटाइज कर सकता है, तो दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये आई एफ क्या है? काउज करंट, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा करंट ये रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज़्यादा ये मैग्नेटाइज करेगा। तो दिस इज योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यही तो है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दिस इज योर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह सकते हैं। और यहाँ भी जो कि एक काउज करंट के कारण था, ये आई एफ काउज करंट, और ये जो मैग्नेटाइजेशन हो गया, ये आप देखो ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई बी। ये क्या हो गया? ये भी तो एक तरह का करंट ही है। तो हम लोगों ने जो पहले बोला था कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये दो अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है? तो करंट है ना। तो दिस इज योर बाउंड करंट। ये क्या है? हमारा एक बाउंड करंट है, बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। आई बी इज बाउंड करंट पर यूनिट लेंथ। नाउ अब जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द टोटल करंट, तो आई होप कि मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये क्लियर हो गया। मैग्नेटाइजेशन ये बाउंड वाला, और ये आई एफ ये आपका फ्री। ये हम लोगों ने अभी खुद से नाम दिया है ना, लेकिन आई होप कि ये समझ में आ रहा हो कि दोनों के दोनों क्या है? एक तरह के करंट ही हैं। चलिए आगे, तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया। मैग्नेटाइजेशन, जो एक नॉन मैग्नेटिक सैंपल मैग्नेटाइज हो गया, उस फेनोमेना को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नेटाइजेशन। और जिसके वजह से हुआ उसको हम लोग कह रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यहाँ पे जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा इसका इंटेंसिटी होगा, उतना ज़्यादा ये मैग्नेटाइज करेगा। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली में मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं H से, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं M से। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जस्ट इन 5 मिनट्स। सो please wait for a while. Okay, so now अगर हम बात करें कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ सोलिनॉइड, if I can say what is the total magnetic field, therefore total magnetic field inside core of solenoid। अगर मैं कोर ऑफ सोलिनॉइड की मैं बात करूं कि अंदर में, क्योंकि बाहर में यहाँ तो फील्ड जीरो है, यहाँ भी फील्ड जीरो है, तो जो भी फील्ड है सब ये इधर भी जाएगा, तो इधर ही इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक मैग्नेटाइजेशन हो गया है इस सैंपल का, तो ये भी इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अभी क्या होना चाहिए? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ सोलिनॉइड। तो ये क्या है? B इज इक्वल्स टू BF। BF इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू काउज करंट। ये क्या था? ये काउज करंट की वजह से, ये काउज करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होना था, प्लस ये जो बाउंड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो तुम्हारा सैंपल मैग्नेटाइज कर गया वो बाउंड, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो B इज इक्वल्स टू BF, ये था ना हमारा, ये B
ये एफ, इसी को मान लेते हैं एफ, यहाँ पे ये आई एफ है तो यहाँ भी एफ, तो एक तरह से कहें तो ये क्या है, म्यू नॉट आई एफ हो गया। तो म्यू नॉट आई एफ, तो उसी तरह से ये बी बी, ये बी बी क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एम, एम ये क्या है, आई बी है ना, यहाँ पे जो करंट है बाउंड करंट, तो ये है आई बी, ठीक है। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एफ प्लस आई बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू आई एफ, आई एफ को ही हम लोगों ने बोला एच, और आई बी को ही हम लोगों ने बोला एम। ये बोला था ना, दोनों के दोनों ही करंट है, एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एक मैग्नेटाइजेशन। तो अब हम लोग इसका एक्चुअल नाम, एक्चुअल ये लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि H इज आई एफ, जो कि है हमारा एन आई बाई एल, और यहाँ पे जो आया M इज एन आई बी बाई एल, दैट इज योर बाउंड करंट, ये आई एफ यहाँ पे लिख देता हूँ, H प्लस एम, H प्लस एम। नाउ तो यहां से अगर मैं H लिखना चाहूं तो H इज इक्वल टू बी बाय, ये कुछ डेरिवेशंस है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, शॉर्टकट में दिया हुआ है, इसको मैं बस डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखे में मैंने इसको प्रूव कर दिया सिंपल वे में। तो इसको मैं M कर देता हूं, तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी। यहाँ पे इतना ज़्यादा मैग्नेटिक वर्ड यूज होगा तो ध्यान देंगे, ये H है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और M इज मैग्नेटाइजेशन, है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, M इज मैग्नेटाइजेशन, और B इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, या कह सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो टोटल इंड्यूस हो गया मैग्नेटिक फील्ड, टोटल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पोलराइजेशन पढ़ा था, तो अगर याद हो आपको, तो जैसे यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रखा था और यहाँ पे एक पोलराइजेशन हुआ था, एक पोलराइजेशन हो गया था, यहाँ पे पोलराइज कर गया था, एक पोलराइज कर गया था यहाँ पे, तो हम लोग उसको क्या नाम दिए थे कि यहाँ पे पोलराइजेशन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी का एनालॉगी यहाँ पे लें, ये पोलराइजेशन वाज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी तरह से यहाँ पे हम उसका एक एनालॉगी ले तो हम लोग कह सकते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा और ये बढ़ाते हैं, और ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में ब्रेक करते थे तो ये आता था स्काई ई वॉज डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो उसी तरह से यहाँ पे कॉज कौन कर रहा है, तो ये कॉज कर रहा है H, और कॉज क्या हो रहा है, ये मैग्नेटाइजेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, जैसे यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ये पोलराइजेशन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो उसी तरह मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा हम करंट देंगे, जितना ज़्यादा मेरे पास इंटेंसिटी रहेगा, उतना ज़्यादा हम मैग्नेटाइज कर पाएंगे, है ना। और इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ पे स्काई E आया, यहाँ पे आता है स्काई M H, और स्काई M को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक, यू कैन से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। इसका एक बहुत बड़ा रोल भी है। बेसिकली इट टेल्स बिहेवियर ऑफ मटेरियल in means inside the solenoid, behavior of the material or you can say behavior of the material placed in external magnetic field। ये बेसिकली क्या बतलाता है कि behavior of material in of
मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, ये अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इसके बिहेवियर को बताएगा। जैसे कि स्काई एम पॉजिटिव है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये एक्सेप्ट करता है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड्स को, ये एक्सेप्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मीन्स ये एक अच्छा मैग्नेट बन सकता है। जैसे हो गया पैरामैग्नेटिक, ये आगे आप लोगों को पढ़ना था बट ये हमारे सिलेबस से हटा दिया, ठीक है। अगर स्काई एम नेगेटिव है मीन्स ये रिजेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मीन्स ये आने नहीं देगा, अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। स्काई एम अगर नेगेटिव है तो ये क्या होता है कि वो आने नहीं देगा, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने नहीं देगा क्योंकि उसको पसंद नहीं करता है। जैसे डायामैग्नेटिक सैंपल्स जो होते थे, डायामैग्नेटिक सैंपल्स जो होते थे। और वही अगर स्काई एम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मीन्स ये तो बहुत सबसे अच्छा ये बन जाएगा, ये बेस्ट यू कैन से it is the best material to make means you can say to make a magnet. Why? Because ये बहुत पसंद करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो नहीं भी गुजरने वाला था उसको भी अपने तरफ से गुजारेगा। जैसे ये हो गया फेरो, है ना, ये स्काई एम की कहानी है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे m इज इक्वल्स टू स्काई एम एच हम लोग कह सकते हैं, कहाँ से हम लोग लाया, तो एनालॉगी ऑफ दिस पोलराइजेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू बी बाय म्यू नॉट माइनस m को हम लोग लिख सकते हैं स्काई एम एच, इसको इधर मैं ले आया तो h प्लस स्काई एम एच इज इक्वल्स टू बी बाय म्यू नॉट। यहाँ से h को मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर में बचेगा मेरे 1 बाय स्काई एम b बाय म्यू नॉट। ओके, नाउ अब यहाँ जो आया, ये जो हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस स्काई एम इंटू एच। अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि ये जो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस स्काई एम है ये म्यू के बराबर होता है ना, ये हो गया म्यू के बराबर। और म्यू जो है हम लोग कहते हैं 1 प्लस स्काई एम इज, ये क्या है, मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये क्या है म्यू, तो परमिएबिलिटी, ये म्यू नॉट हो गया मेरा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये हो गया बेसिकली फ्री स्पेस के लिए। और म्यू आर जैसे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, बस वैसे ही ये म्यू नॉट म्यू आर हो गया। ये हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर फ्री space, sorry, for medium, okay, so now यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू आर इज 1 प्लस स्काई एम। अगर एनालॉगी आप देखो, आप इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा हुआ करता था कि एप्सिलॉन आर वाज इक्वल्स टू 1 प्लस स्काई ई, जैसा वहाँ पे ये होता था, ये इलेक्ट्रोस्टैट के लिए हुआ करता था, ये इलेक्ट्रोस्टैट के लिए अगर उससे हम मिलाते हुए देखते हैं यहाँ पे, तो जैसा वहाँ पे वैसा यहाँ पर आ रहा है। तो 1 प्लस स्काई एम इज म्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर म्यू नॉट, और ये जो है वो म्यू के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, या हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, एंड म्यू आर इज दिस h। So you can say this is your relative permeability, ये just उससे ही related है ना। तो यहाँ पे ये कुछ जैसे हो गया मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये खास करके ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यू ऑल शुड रिमेंबर दिस। थैंक यू।